बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अपोजिशन का इत्तेहाद जो इस वक्त बन रहा है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शराइत ये रखी हैं कि एक बाइख्तियार कमेटी होनी चाहिए। वो बाइख्तियार कमेटी जिसे आप तश्कील पा दें और उसके साथ जो गुफ्तो शुनीद हो उसके ऊपर मिन्नो अमल हो। ये ना हो कि उसके बाद फिर से बातचीत के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़े, जिसके सबब आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने और साथ ही साथ रऊफ़ हसन साहब ने वो जेल में बानी PTI के साथ मुलाकात की है। और कल जो वाक़या हुआ उसके ऊपर बातचीत हुई, कल जो गुफ्तगू शुनीद हुई उसके तमाम तर मालूमात उन तक पहुँचाई गई। फिर रऊफ़ हसन साहब पे होने वाले हमले के हवाले से भी वहाँ पे बातचीत हुई है। तो इसके साथ साथ उनसे गाइडलाइंस ले ली गई हैं। अब कल के दिन जब ये सारी चीज़ें चल रही थीं, एक तरफ हुकूमती तबकात में से वो लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जा सकता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात की हमसे करना ही नहीं चाहते, हम इनके साथ क्या बात करें। एक तरफ उनके साथ मुज़ाकरात की बातें भी होती हैं तो दूसरी तरफ नए रेफरेंसेस की तैयारी भी होती है। अब इसी की बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी रूनमा हो रही हैं कि यहाँ पे बताया जाता है कि IMF के सामने हमारी डिमांड्स हैं और IMF से हमें पैसा तलब करना है और IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो दूसरी तरफ अबू धाबी में सरमायाकारों को ये कहा जाता है कि हमने कशकोल तोड़ दिए हैं, क्योंकि कशकोल तोड़ के ही ऐसी कौम बना जा सकता है जो मजबूत हो और जज्बे के तहत वो आगे बढ़ सके। तो इस पूरे सियासी मंजरनामे पर तो बात होगी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से वो जो तजवीज़ आई और उस पर ऑन अब्बास पप्पी साहब ने जो जवाब दिया उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा करते हैं, वो सुन लें उनका क्या कहना है, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर PTI या बानी PTI या ये लोग ये समझते हैं कि ये इस तरह से हर चीज़ को बुलडोज करके तो जो है वो हर चीज़ पे जो है वो काबज़ हो जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगी तो फिर कोई एक मत समझे कि मेरा वजूद कायम रहेगा और दूसरे का ख़त्म हो जाएगा। फिर ज़्यादा इम्कान यही है कि सभी का ख़त्म हो। जब बात ख्वाजा सराओं तक पहुँच गई है ना, तो फिर सियासतदानों को चाहिए कि बैठ के सोचे इस बात को। बात जब ख्वाजा सराओं तक पहुंच गई है तब उनको चाहिए कि बैठ के बात कर लें सियासतदानों को। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब अब इस बात पे कह रहे हैं कि ना तुम मिट सकते हो ना हम मिट सकते हैं, ना तुम कॉर्नर कर सके ना हम कॉर्नर कर सकते हैं, तो आओ बैठे बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, आज राना सनाउल्लाह की आज और इससे पहले वाली गुफ्तगू, मुसद्दक मलिक साहब की गुफ्तगू और बहुत से लोगों की गुफ्तगू का जवाब आज वाज़े तौर पर चेयरमैन PTI जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने दे दिया। आज उन्होंने कह दिया जी हम हमारी तरफ से आम माफ़ी है, किसी के साथ कोई गलत नहीं किया जाएगा, किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, ना हम किसी से इंतकाम लेंगे, बल्कि हम बातचीत करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, मुल्क के माशी हालात के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। मेरा ख्याल है इससे बढ़कर PTI की तरफ से बड़ी ऑफ़र हो कोई नहीं सकती। अब इसके बाद कौन सी सियासी जमात, बिलखसूस हुकूमत में मौजूद 2 सियासी जमातें ऐसी हैं जो बार बार मुख्तलिफ जगहों पर यह बात कहती रही कि जी PTI तो तहरीक इंसाफ तो जो है वो किसी सूरत में मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। अब उनके चेयरमैन अगर ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त तो चेयरमैन ही है ना, तो अगर उनका ज़ाती ये बयान है फिर भी अहमियत रखता है, अगर पार्टी की पॉलिसी है फिर भी अहमियत रखती है, दोनों तरफ से। बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे बानी तहरीक इंसाफ ने भी कहा है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए, इस पाकिस्तान की आवाम के लिए। अब ये बात, इस बात के बाद अब बॉल जो है ना वो है हुकूमत के कोर्ट में, हुकूमती जमातों के कोर्ट में। क्या अगर वो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं जिसकी शर्त IMF ने रखी है, तो फिर उन्हें बातचीत पे आना पड़ेगा, और जब बातचीत पे आना पड़ेगा तो फिर उन्हें उन हलकों की तरफ भी देखना पड़ेगा जिन हलकों में धांधली हुई है। ये नहीं देखेंगे, चले ना देखें, ये कम अज़ कम वो तमाम कानूनी काम तो मुकम्मल होने दें जिनके तहत पता चलेगा कि जीता कौन हारा कौन। और दूसरी आपको ये भी खबर दे दें, इस खबर को बिल्कुल पसे पर्दा रखा गया, जितना मर्जी हम किसी से पूछे नहीं होगा। आज दूसरा फिर एक इजलास जो है वो तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान हो चुका है और ये बड़ा ऑफ द रिकॉर्ड हुआ है।
तीसरी चीज़ आप जहन में रखिएगा, हुकूमत एडी सौखी कोई नहीं। अगर आप ये कहें कि हुकूमत बड़े इत्मीनान में है, नहीं, मेरे पास मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम रहनुमा ने एक बात कही। उसने कहा जी हम 3 दफ़ा शिकायत कर चुके हैं क़यादत से कि पंजाब के अंदर हुकूमत जो कर रही है वो हमें नुकसान हमें भी पहुंच रहा है, बिलखसूस गंदम के मामले पे, उसके बाद मौजूदा बिल के हवाले से और भी बहुत सी चीज़ों के हवाले से उन्होंने कहा जनाब हमें नुकसान पहुंच रहा है और हम पर चूँकि ये है कि हम इनके इत्तेहादी हैं, बेशक हम हुकूमत का हिस्सा हों या ना हो, लेकिन इनके इत्तेहादी हैं और वो लोग हमें भी इसका ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। सुनने में है कि इसमें आला क़यादत जो है पीपल्स पार्टी की, उसने ये बैठ के कहा है कि ये हमसे कोई गलती हो गई है। अच्छा, वो राना साहब आपने वो कानून की बात कर दी, मरीम नवाज़ साहिबा की एक गुफ्तगू है 2021 की, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है? उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुआ करती थी, वो गुफ्तगू ज़रा मुलाहिज़ा करें फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। आप लेजिस्लेशन की बात करते हैं, लेजिस्लेटर्स ही किसी की भीख में दी हुई वोट जिसके 2000 थे उसने हाथ जोड़े कि प्लीज मैं हार रहा हूं मेरा कुछ करे, उसके 20,000 कर दिए। कोई जीतने वाले के 40,000 वोट थे, उसका 1 0 कैंसिल करके उसके 4,000 कर दिए। जब इस तरह से भीख में लेजिस्लेटर्स सीट्स लेकर MNAs की MPAs की आएंगे, उनसे आप क्या लेजिस्लेशन की तवक्को रखेंगे? वो तो फिर वही वाली लेजिस्लेशन करेंगे जो उनके गुनाह को छुपाएगी। वो PFUJ के लिए, सहाफियों के लिए, कौम के लिए तो कोई लेजिस्लेशन नहीं करेगी। वो कह रही हैं PFUJ के लिए, सहाफ़ियों के लिए, कौम के लिए तो कोई कानून साजी नहीं होगी। तो आप बतौर नुमाइंदा मौजूद थे, अब हुकूमत उनकी है और आप अदालत में पहुंचे हुए हैं। मुझे एक बात है, कौन सा दौर ऐसा है जिसमें नहीं होगा? कोई एक दौर मुझे बता देना जिस दौर में आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं हुआ। देखिए तहरीक इंसाफ ये एक लेकर आई बिल, एहतजाज के बाद बिल वापस ले लिया गया। और यार इन्होंने तो सुना ही कुछ नहीं, इन्होंने तो मैंने कल भी कहा था, पाकिस्तान के वो सीनियर तरीन लोग जिनकी कलम की हुर्मत की कसम खाई जाती है, अरशाद आरिफ साहब है, बहुत सीनियर तरीन आदमी है यार, कासिम खान है, अयाज खान है, बस ऐसे अयाज खान साहब है, बड़े बड़े सीनियर तरीन लोग वहाँ मौजूद थे जिनके मतलब कहा जा सकता है जनाब ये वो लोग हैं जो अगर ये चले गए हैं तो ये पाकिस्तान में हर उस चीज़ पर पहरा देंगे। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या? वहाँ पर इस तरह हुआ है कि जनाब इन लोगों ने उनकी तमाम तजावीज़ को रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। ये हुआ सारा। उसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं कि मामला ठीक है? क्या तवक्को रखते हैं कि सारा काम सही जा रहा है? क्या तवक्को रखते हैं कि आगे जाके फ़लाँ होगा? ऐसा नहीं होगा। अभी और भी आप पे पाबंदियाँ लगेंगी, पाबंदियों का एक रेला आएगा, बड़ी पाबंदी लगेगी। वैसे तो पाबंदियाँ लग चुकी हैं सांस लेने से लेकर हर चीज़ पर। जिस दौरे हुकूमत में ये हो कि आप फ़लाँ चीज़ की कवरेज इसलिए नहीं कर सकते कि अभी तक वो चल रहा है, और उससे पहले इन्हीं के वकला ये बात कह चुके हो कि किस आइन में ये मौजूद है। अगर वहाँ बैठा वकील एक बात सुन सकता है तो मैं क्यों नहीं सुन सकता? बाकी दो क्यों नहीं सुन सकते? फिर आप कहते हैं जनाब आप फला बात नहीं कर सकते। तो आपके दौर में वो सारी बातें भी हो जाती हैं। सारी टीवी का कोई कैमरामैन आपके साथ मौजूद नहीं है और वफाकी वजीर जो हैं वो वहाँ पे जो गार्ड्स खड़े हैं उनके आगे खड़े होकर वो वीडियो बना रहे हैं। यार हमारे एक रुतबा होता है, एक इज्जत होती है, एक एहतराम होता है। यार आपका सफारत खाना तो है ना वहाँ पे, उस सफारत खाने में प्रेस अताशी भी होता है भाई, सारा कुछ होता है। आपने एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी बनाई हुई है जिसके अंदर गुंडागर्दी हो सकती है, जिसके FIR हो सकती है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पे आगे कवरेज नहीं हो सकती। यानी आपने ये बताना है कि इस्तिकबाल करने के लिए कौन आया, लेकिन ये नहीं बताना कि जब वो आए थे तो तब इस्तिकबाल के लिए आपने किसको भेजा था। चले वो अब अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, वो एक कौम है। हमने किसी कौम या शख्स को देखना हो तो उनके जनाजे और उनकी गमी और खुशी दोनों देखते हैं। या सर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है, वो कहते हैं कि हमारे हक़ पे होने का फ़ैसला हमारे जनाजे करेंगे। ये चीज़ें देखी जाती हैं, ये देखनी भी चाहिए। अब बात यह है कि गल गई जब बात कहते हैं गल वध गई हो, अब बात जो है ना वो निकल गई। हमने कशकोल वाकई तोड़ दिया राना साहब? हाँ, हमने वो कशकोल तोड़ दिया है,
वो कशकोल तोड़ दिया है जो कशकोल इस हवाले से था कि जनाब इस पे खैर पड़े। खैर का कशकोल नहीं होता, अल्लाह की तरफ से मदद आए, हमने वो तोड़ दिया है। हमने वो कशकोल पकड़ लिया है जिसमें हम IMF से मदद मांग रहे हैं, जिसमें हमने वो कशकोल तोड़ा है कि जो हमारी बाहर जायदादें हैं उसका पैसा उसमें आए, वो कशकोल तोड़ा भाई। हमने वो कशकोल नहीं तोड़ा, हमने जो अल्लाह से मांगने के लिए कशकोल था वो भी तोड़ दिया। हमने कौन सा कशकोल रखा? IMF का कशकोल हमने रखा है, वर्ल्ड बैंक का हमने रखा है, दूसरे ममालिक से मिलने वाली इमदाद का, जिसे हर सूरत में हमने वापस तो करना है ना। वो मेरे पैसों से हो, वो आपके पैसों से हो, इस पाकिस्तान के मजदूर के पैसे से हो, सनतकार के पैसे से हो, किसी के भी पैसे से हो, वो हमने करना है। बात है यासर साहब, कितनी देर तक ये चलेगा? कब तक हम ये ड्रामे करेंगे? हम तो कुछ कॉल उस वक्त भी तो रहे थे जब जिनेवा में एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीब के बाद कई मिलियन डॉलर जो हैं आपने बनाकर जश्न भी मनाना शुरू कर दिया, अखबारात में इश्तिहार भी देने शुरू कर दिए और बड़ा कुछ कर दिया। बल्ले बल्ले हो गए जी। किधर गए वो पैसे? अगर आए हैं तो किसके पास हैं, नहीं आए तो किसकी नाकामी है? ये तो कोई ना कोई तो बताए ना। मेरे पास उस दिन हमारे पास मौसूफ एक वज़ीर साहब आए थे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छा बोलते थे। मैं कोशिश करूँगा यसर अगले हफ्ते में या काली कोशिश करेंगे, उन्हें लेंगे और एक प्रोग्राम उनके साथ बाई रोड करेंगे। उन्होंने हमें रोटी की कीमत से लेकर, मैं आज आपकी बात बता रहा हूँ आपको। मैं बेकरी पे गया, मैं कहा यार सुना डबल रोटी सस्ती हो गई है, बिस्किट सस्ते हो गए हैं, केक सस्ता हो गया, जब ये कहते सर तो मैं गया तो अल्लाह की कसम रेट पहले से ज़्यादा था। अच्छा, फिर मैंने इसी अपने दफ्तर के रोड पे एक उस तंदूर के साथ बने होटल से खाना खाया जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ ये एक स्पाई से भी डरता होगा, इसने तो रेट ज़्यादा नहीं किया होगा। उसने रोटी मेरी मुझसे ली 16 रुपया। मैं कहा यार वो तो मेरे वज़ीर तो और मेरी वज़ीर आला तो कहती है 12 रुपये की भी मिल जाती है। उन्होंने कहा सर जी गल सुनो मेरी। इन्होंने कहा सानू गैस का बिल माफ़ कर दो। उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पूछो जरा सानू आटे का थैला देंदे ने वो इस्तेमाल के काबल है वे, तो वह वज़न 20 किलो है वे, 10 किलो वाले का 10 किलो है वे। ये मैं पंजाबी में कहा। तो फिर मैंने कहा बाकी चीज़ें बाकी चीज़ें छोड़े। मैंने कहा चले एक रोटी ले लिया, एक नान भी ले लेते हैं। तो नान भी अल्लाह के फजल करम से 25 रुपये का सादा और तिल लगाकर 30 रुपये का नान और कुलचे का ये रेट है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं वज़ीर मसूफ को लूँ साथ, क्यों आए चलें जी चलें, आम दुकानों पे चले। मैं 4 रुपये की रोटी तो नहीं, मुझे 12 रुपये की तो ले देना कहीं से। आपने ही कहा था, यही कहा था ना यहाँ पे। तो मैं आके उनके जाके कहूँ आए कोई सब्ज़ी भी हमें 10 रुपये की तो नहीं, चले 50 रुपये की ले दें यार, कोई चीज़ तो सस्ती ले दें। इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है, सख्त तरीन गर्मी है, इंतहा हो गई है, लेकिन कमाल है सुबह उठो बत्ती नहीं, या लाइट आए तो पानी नहीं, पानी आए तो चंद मिनटों के लिए आए। ये हिसाब तो हो चुका है यार। सर क्या करें, हम कहाँ पे रहते हैं यार। मुझे ना हाँ फिर आप कहते हो कि आप ऐसी बात कर जाते हो कि जनाब वो तो एक जो बिल आया वो आपकी गवर्नमेंट लाई है, वो बिल जो है वो बिल ना हमारे गले पड़ जाए, वो फ्राज चीज़ ना हमारे गले पड़ जाए। और भाई मुझे एक बात बता दे, सच ना बोलिए, सच आँखा दे भजन खाका डरती, सच ना आँखा जाए किधर मुझे बता देना, मुझे वो चीज़ बता दें, मुझे वो मौजा बता दें जाए कहाँ। गरीब के पास खाने के लिए नहीं है, आपको मौज होगी, लेकिन आप भी परसों रो रहे थे जनाब पानी नहीं आ रहा, अना साहब पानी नहीं आ रहा, मेरी मौजे आपने देखी कहाँ? बिल आ गया बहुत ज्यादा। आपने देखी कहाँ पे हैं? मौजे हैं कैसे यार, हैं उनकी मौजे, हमारी आपकी नहीं है। 1 रुपए की जहाँ चाय मिलती है वहाँ मौज नहीं है, जिनकी बिजली नहीं जाती उनकी मौज नहीं है, जो बिल नहीं देते उनकी मौज नहीं है, जो बिजली चोरी करते हैं उनकी मौज नहीं है, जो टूर पे टूर करते हैं उनकी मौज नहीं है, जिनके साथ 6-6 स्क्वाड की गाड़ियां चलती हैं उनकी मौज नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ साने हाथ के ऊपर सिर्फ खबरें लगती हैं तब एक्शन होते हैं। वो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वैसी अवाम जमहूरियत के नारे कब तक चलता रहेगा? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कानूनी मंजरनामा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के हुक्मनामे के पेश नज़र जो रिमार्क्स हैं, जो अदालती कार्रवाई है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। जो फैसले आएंगे सिर्फ उसी के ऊपर बात होगी। तो जो फैसले आ चुके और आने वाले दिनों में जो फैसले आ सकते हैं, उससे पाकिस्तान के कानूनी मंजरनामे पे और सियासी मंजरनामे पे फ़र्क क्या पड़ेगा?
क्या कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं? माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अजहर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब, सबसे पहले तो हम खुद इस वक्त मुतासरा फरीक हैं और मुतासरा तबका हैं, तो बात पहले अपने ही कबीले से आगाज़ करता हूँ, फिर कुली तौर पे जाऊँगा। सवाल एक ये है कि जो वफाकी मौज़ूआत हों, क्या उन्हें सूबाई मौज़ूआत में कैद करके रखा जा सकता है? मिसाल के तौर पे आज़ादी इज़हार राय या फिर सोशल मीडिया का अगर रेगुलेट करना है तो वो वफाकी सतह पे होगा। क्या सूबाई सतह पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती? बहुत शुक्रिया जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 है हमारे पार्ट में, उसके मुताबिक तो जो सब्जेक्ट है सारा उस पर वफाकी हुकूमत ने करना और वफाकी हुकूमत की कानून साजी है। अगर सूबों ने अपना चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम करना चाहें तो वो वफाक को कहेंगे, वफाक को लिखेंगे, वफाक इस सारे मामले को लेकर आगे फिर चलेगी। लेकिन अभी फिलहाल, और इसीलिए आपको पता है कि जो पीका का कानून है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं कि मौजूदा हुकूमत को शर्म से डूब मरने का मकाम है कि इमरान खान साहब के दौर में पीका में सर्टेन अमेंडमेंट्स हुई थी, नॉन बेलेबल, और सजा बढ़ाई थी और वो चैलेंज हो गया था। साथ ही ऑनलाइन रूल्स बने थे, ऑनलाइन रूल्स रेगुलेट करने के लिए थे सोशल मीडिया को, वो बाकायदा वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुए जी, हमने किए, डिफेंड करते रहे और वो सेटिस्फाइड हो गए बाकायदा, याद होगा आपको। और जो मजेदार बात बतानी है आपको, राणा साहब साथ बैठे हुए हैं, ये सब गए थे वहां पर और FIA ने उसको जजमेंट को चैलेंज किया, जजमेंट को। तो आप कमाल है, अब आप क्या लगा के हंसेंगे। उस वक्त मरियम औरंगजेब और मौजूदा हुकूमत जो PDM अब 1.20 की जगह 2.0 है, उन्होंने वो CPLA वापस ले ली थी। ये रिकॉर्ड के ऊपर बातें बता रहा हूं आपको, कि जो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से जो बड़ी चैंपियन बने फिरते हैं ना, ये उनका असल चेहरा है। और अब तो जो कैसे चेहरा आ गया, आप लोगों ने बड़ी हिम्मत की, खास तौर पर राणा साहब ने जैसे ही ये बिल पास हुआ फौरन मुझे फोन आया कि इसको हंगामी बुनियादों के ऊपर चैलेंज करना है, देखना है। फिर हाल हमारे पास क्या था कि अब दो तरह से फिर सोचा गया, एक पॉलिटिकली और उसमें कामयाबी हमारी हो गई है, और एक इसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये कि गवर्नर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पे बड़ी बातें करती है, तो कोशिश करते हैं उसके हवाले से। फिर इसी चीज को सामने रखते हुए आइन के आर्टिकल 116 के तहत जो गवर्नर को इख्तियार देता है कि कोई कानून आए तो उसको ओवरसी कर सके, उस पर बैठ कर रहे, उस पर जायजा ले सके, और वो वापस भेज सकता है असेंबली को कि इन चीजों को आप ठीक करें। और उसके बाद वो अगर फिर वापस भेज देते हैं तो ये 15 दिन का प्रोसेस है, उसके बाद 9 या 10 दिन का प्रोसेस है, और 25 दिन के बाद वो कानून जो है फिर कानून की शक्ल बन जाता है। तो इसमें तो हम राणा साहब की तरफ से जो लेटर लिखा गया था, मरासला लिखा गया था, वो 37 सफ़ों पर मुश्तमिल था। बैन अल-अक़वामी कवानीन सारे थे, आइन का आर्टिकल 19A था, आर्टिकल 10A था, आर्टिकल 4 और 5। और ये जो कि काला कानून बड़ी ये बातें करते हैं कि पढ़ा नहीं भाई, हमने बड़ी आसानी से पढ़ा है। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से चैलेंज करता हूँ मरियम सफदर को, उनकी काबीना को और सब मेंबर को, आ जाएं, पब्लिक डिबेट होगी इसके ऊपर, और पब्लिक डिबेट करके हम साबित करेंगे कि ये काला वो क्यों है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, यानी अपने आपको पता है आजकल टिकटॉक पे बहुत मशहूर है, तो वो वजीर आला के कॉन्टेक्ट्स के हवाले से, तो वो अपने आप को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस की डेफिनेशन में कि चीफ मिनिस्टर आ जाएगा उसमें, ताकि उसमें बात ना हो सके, ये डेफिनेशन सेक्शन में डाला गया। स्पेशल डैमेजेस, प्रिविलेज डैमेजेस। और अगली जो बात बड़ी खतरनाक है, तारीख में आज तक नहीं हुआ कि सहाफी ने कभी अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देना, जो उसके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से है, कहाँ से खबर आई है, वो खबर आज तक कभी नहीं। और बड़ी लंबी जंग लड़ी है आप लोगों ने इस हवाले से। और इस कानून ने क्या कर दिया है, इस कानून ने कह दिया है कि आपको पहले लीव टू डिफेंड देना है। जो इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है वो इन्फॉर्मेशन आपको साबित करनी है। अब आपका जो आगे सोर्स होगा, सोर्स तो सामने कभी नहीं आना चाहता, अल्टीमेटली सारा बर्डन आप पे आ गया और वो सोर्स डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। और ये क्या पहले आप पे, यानी अजहर सिद्दीक साहब, आपने एक तो सारी सहाफ़ी बरादरी आपकी बड़ी बेहद मशहूर है,
और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने आपके इस पूरे काज को अपने पेज पे भी लगाया हुआ है और हम आपके मशकूर भी हैं, पूरी सहाफ़ती बरादरी मशकूर है कि आप इस जंग में हमारे साथ खड़े हैं। आप हैं, आफ्ताब बाजवा साहब है, ये दो शख्सियात और सदर हाई कोर्ट बार सब ने हमें कहा कि हम करें हैं, लेकिन आपने सबसे पहल की और हमेशा पहल ही करते हैं और आपने ये बड़ी हिम्मत की, हम आपके मशकूर हैं। ये कानून अगर 15 दिन बाद बन जाता है तो फिर आप जब हम इसे हाई कोर्ट में लेकर जाते हैं तो आप ये बता दें कि कितने फ़ीसद चांस है कि इस पर अमल दरामद हो सकता है? अच्छा, मैं या ये मुअत्तल हो सकता है? हाँ, इस कानून के तहत ना लीव टू डिफेंड अमूमन होता है कि जब मनी डिग्री हो, यानी बैंक का कर्जा आ गया या चेक दे दिया, तो उसमें होता है कि आपको दिफा की जाए, जो कि एडमिटेड चीज होती है ना, एडमिटेड। इसमें कानूनी शहादत का इतलाक नहीं किया और जजेस जो ट्राइब्यूनल के अपॉइंट करने हैं वो हाईकोर्ट का जज 3 नाम देगा, उसमें से एक जज जो मर्जी तैनात कर दे, वो पसंद नहीं आएंगे वफाक। यानी सवाल ये है कि अपना खुद ही फैसला साज अपनी मर्जी के जज लगा के ये करना चाहते हैं। ये सारे वो पॉइंट हैं। फिर अगर अपील में आप जाएंगे तो वो फैसला सस्पेंड नहीं होगा और आपको वो पैसे जो जुर्माना जो मिनिमम 30 लाख रुपए की बात की वो जमा कराना पड़ेगा। 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि ये कानून जो है बिल्कुल उसी तर्ज पे जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2013, अभी आप जरा गौर तो करें कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे जिस तरह की जुबान फैसल वाडा ने इस्तेमाल की, जिस तरह की जुबान इरफान सिद्दीकी ने इस्तेमाल की और बाकी पार्लियामेंटेरियन ने इस्तेमाल की अदलिया के बारे में, हालांकि आर्टिकल 204 मौजूद है जो रोकता है, तो अगर उन चीजों को अगर आप सामने रख कर देखें, मैं 90% यही देख रहा हूं कि ये फैसला जो है ना, ये केस, ये कानून है, ये उड़ जाएगा और पूरा वो डॉक्ट्राइन ऑफ सिवियरेबिलिटी का हम एक प्रिंसिपल कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2012 का जो एक्ट था वो जब बनाया एक ही रात में, इसी तरह के ऊपर बनाया था, एक ही रात में बना, असेंबली से पास हुआ, कौमी असेंबली से, सेनेट से पास हुआ, सदर आसफ अली जरदारी ने फौरी दस्तखत की है, वो चैलेंज हुआ बाद में मडकाकड़ में, फिर ये तय किया मुख्तलिफ प्रोविजन, उन्होंने कहा कि ये गलत है, तो फिर उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी के प्रिंसिपल में सारे का सारा कानून कलअदम करार दे दिया। अब है क्या, ये वफाकी सतह लेजिस्लेशन है, यानी आपने यहाँ कोई सोर्स दे दिया, टीवी पे चल गई है, आपके खिलाफ पंजाब में डेफेमेशन लॉ के तहत आ गया, उधर वफाक में कोई इस्लामाबाद में, कराची में है, वो पीका के तहत पर्चा दर्ज करा देगा आपके अगेंस्ट, और अगर कोई और निकला इसमें से कि वो जो हमारा ज़ाब्ता-ए ताज़रात पाकिस्तान के तहत मुकदमा, वो अलहदा दर्ज हो जाएगा। सवाल ये नहीं है झूठी खबरें रोकें आप, लेकिन इसमें जब तक स्टेक होल्डर सारे नहीं बैठेंगे, अब हमने मौका दिया उनको, हमने कहा चले कुछ कानून प्रोविजन अच्छी होंगी, हालांकि डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 बड़ा वादे तौर मौजूद था, तो उसको अब चैलेंज करने की तैयारी हमने पूरी कर ली है, उसमें पूरा यानी इंटरनेशनल कवानीन भी सारे उठा लिए हैं और वो चीज सारी सामने रख दी है कि जिसमें अब सामने रखते हुए हम इंशाल्लाह इस कानून को मुश्किल चलने देंगे, एहतजाज अपनी जगह होंगे, लेकिन अदालतों में डिफेंड करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बॉल पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है कि वो इस सारे मामले को वफाकी सतह पर कैसे उठाती है, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी क्या रोल प्ले करते हैं, आप बनाएं, आपके पास कानून था डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, उसके अंदर एक आध सेक्शन सिर्फ ऐड करना था कि जो फेक न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में था, बस दैट्स ऑल, यानी उसमें कोई कहे तो हम हमारी खिदमत हाजिर है, हम उन्हें कानून देते हैं, लेकिन ये जो ड्रैकोनियन लॉ, पैरेलल अदालती सिस्टम और ये सारा जो बनाया है, तो ये चलने वाली बात नहीं है, ये चलने वाली बात नहीं। अजहर सिद्दीक साहब, एक चीज बताइएगा, आपको काफी हावना होगी, पंजाब गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने वो फैसला कर लिया है जजेस के हवाले से, क्योंकि शुभ समात है और जस्टिस साहब ने ये बाकायदा तौर पे कहा था कि अगर 24 तारीख तक जजेस तैनाती के हवाले से फैसला नहीं होता तो वज़ीर आला को भी तलब किया जा सकता। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त, ये वो जो कमी है ना कि जजेस, यानी बुनियादी तौर पर लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत ईमानदार आदमी है, असूलों पे खड़े, सिफारिश कोई नहीं मानते, मैं आपको पहले बता दूं। यानी एक तो ये था कि वो गवर्नमेंट जो मौजूदा हुकूमत है वो हाई कोर्ट में जजेस अपनी मर्जी के तैनात चाहती थी, फिर ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस अपनी मर्जी के चाहती थी, फिर ये वाले जो इस्ताद दहशतगर्दी और नैब कोर्टों के जजेस अपनी मर्जी के चाहती थी। तो ठीक है, हमारे अपने एहतजाज हैं कि वकला की हड़ताल के मसाइल वो सारे और कोर्ट अपना ट्रांसफर करने के बाद, लेकिन कल इनकी कोशिश है और चांसेस यही है कि कल जो है वो हुकूमत से ये पूछा जाए, वो पेश होंगी तो बुला लेगी अदालत बुला लेगी, कल यही चांसेस है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब इस हवाले से अपना वक्त दें। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एहतजाज, धरने और सड़कों की सियासत
इससे कुछ मिलेगा या फिर डायलॉग जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाएंगे? और डायलॉग अगर ज़रूरी हो जाएंगे तो TORs क्या तय पाएंगे? बुनियादी बात यही है, क्योंकि शुरू से लेके हुकूमत की तश्कील से लेके अब तक अगर डायलॉग्स नहीं हुए तो TORs की वजह से ना हो सके। अब जिस तरफ को करने की कोशिश की गई वहाँ से रिबर्टल कुछ और तरीके का आया। अब वापस इस सतह पे आना है जिस सतह पे माजी में होते रहे हैं, तो माजी में उस सतह पे होने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो SOPs तय पाएंगे, जो बुनियादी निकात हैं, वो क्या होंगे? राना साहब, आप क्या समझते हैं, काया मुकम्मल पलटेगी या बैठ के बातचीत की जाएगी और कुछ वक्फे के तातुल के बाद कुछ मंजरनामा उभरेगा? देखिए, मेरे पास जो इतला है, मैंने कल भी आपको बता दिया था कि बजट के बाद बाजा बच जाएगा। एक चीज़ रखिएगा, बजट कल KPK का बजट है। सूबों की बजट हमेशा वफाक के बाद आते थे, ये पहली दफ़ा पहले आना शुरू हो गए। और उसके वफाक के बजट की अभी तक दूर दूर तक कोई, आपको पता है उसका बजट कौन बना रहा है? IMF? यार नहीं, हमारे पाकिस्तान का बजट मैं कह रहा हूँ। IMF? यार पाकिस्तान का बजट, आप क्या बात कर रहे हैं यासर साहब, क्या हो गया आप? और भाई मेरे गरीब आदमी का बजट, इस पाकिस्तान का बजट, 24-25 करोड़ अवाम का बजट IMF किधर की बना रही है? हमारी गवर्नमेंट बनाएगी यार। IMF जो कर्जा दे रहा है वो कीनिया को दे रहा है, जिम्बाब्वे को दे रहा है। वो जिस मुल्क को कर्जा देता है उसका बजट वो बनाता है। हाँ जी सर, वो हमारा बनाएगा। नहीं, जिस मुल्क को कर्जा देता है उसका बजट वो बनाता है। तो जितना इतना श्रीलंका का बजट उसने बनाया, इतना कर्जा तो बांग्लादेश का बजट उसने बनाया। इतना कर्जा तो नहीं दिया या तो फिर जितना ना दे कर्जा में, कर्जा दे ना दे, बात ये नहीं है हमारा बजट वो क्यों बनाए। हमारे अरकान असेंबली जिनको वोट दिए हैं, जो वजीर बन के बैठे हैं, उनका हक नहीं है। वो कहता है आप लेते हैं और खाते जा रहे हैं, वापस नहीं कर रहे। तो यार वो तो हमारी आदत है ना। और भाई बात सुनो मेरी, वो तो हमारी आदत है, हम आदत से मजबूर हैं। तो क्या बात, हमने अभी कभी किसी के पैसे वापस किए हैं? अगर किए हैं तो वो भी उधार लेके किए हैं, पल्ले से नहीं किए वापस। कितनी आज तक रकम है जो हमने ये कहा कि जनाब हमने अदा कर दी है अपनी कमाई से? नहीं हुए हैं, जरूरी नहीं है कि नहीं हुए। PTI के दौर में भी हुए हैं, खाकान अब्बासी साहब के दौर में भी हुए। यार वो तो चंद एक हुए ना, जिदों का पाकिस्तान बनया उदों का दिन ही ना हो की डिया सा नाल यासर साहब सदके जामादार। तो मुझे बताओ बजट बना कौन रहा है? IMF सर मैं उधर ही आऊंगा, आप बीच में तो पाकिस्तान का बजट मैं कह रहा हूँ, IMF का बजट नहीं। हम बना रहे हैं, अच्छा। लेकिन उसकी सिफारिशात पे। अच्छा। ये अब ठीक है? क्या वजीर खजाना उनका है? पाकिस्तान का वजीर खजाना बनाएगा ना मेरे भाई, पाकिस्तान का बनाएगा ना। आपके स्टेट बैंक के गवर्नर कौन रहता रहा? आपके माजी के वजीर खजाना कहाँ से आते रहे? टेक्नोक्रेट्स के निकाल जाता ना पता, मुझे तो पता ही नहीं, इतना मुझे पता होता तो मैं ये ना पूछ लेता, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो ये अच्छा गलती हो गई यार, मैं तो 2 दिन से कागज़ पेंसिल पकड़ के लगा हुआ था इस पे, इतना बजट में ये होगा। अब IMF से कौन पूछेगा जनाब कि उसी बजट में 20 अरब रुपया, आपकी ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें आप कर रहे हैं, अच्छा। वो 20 अरब रुपया सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एलोकेट किया। और आपको ये भी मालूम है कि वो जो चीनी बाशिंदे दासू डैम में जो मार दिए गए थे टारगेट किलिंग में, उसकी जर तलाफी के तौर पे हम कितने पैसे दे रहे होंगे? वो तो देनी चाहिए, जितने भी देने चाहिए। $25 लाख, बिल्कुल देने चाहिए। 69 करोड़ रुपया। मैं कह रहा हूँ हक बनता है हमारा। नहीं, हमारा हक तो बनता है, लेकिन सिक्योरिटी को बेहतर करना भी हमारा हक बनता है। पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरीके से मर जाएगा, मैं सर एक बात करता हूँ सर, एक छोटी सी बात, मैं मानता हूँ यार इतनी अच्छी सिक्योरिटी पता नहीं आप क्या बात करते हैं। मेरी बात क्या नहीं, एक मिनट है, सिक्योरिटी नहीं है बोले अभी आप, मुझे निकल के घर जाके दिखाएं, लगाए बाहर जाके आप नारा, मुझे घर जाके दिखाएं। आप अपनी गाड़ी में PTI का झंडा लगाएं तो मुझे घर जाके दिखाएं। इस तरह सिक्योरिटी आएगी? आप क्या बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है। सर मेरी बात सुने, अभी किर्गिस्तान के अंदर हमारे तलबा के ऊपर तशद्दुद हुआ, मारा गया, क्या जर तलाफी के तौर पे हमें कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलना। इसलिए नहीं मिलेगा, हम क्या हैं? हम माने ही नहीं कि हमें मारा गया, हमारे सफीर साहब नहीं माने कि हमें मारा गया। आपको नहीं पता? सबसे पहले हमने 92 पे यह खबर ब्रेक की, सब कुछ हुआ, वो माने आज के दिन तक क्या हमारी हुकूमत ने यह मुतालबा किया है कि जनाब ये नुकसान भरो? किए तो आपका भाई, जिनके लोग मजबूत होते हैं, जिनके लोग गुलामी की सोच में जकड़े नहीं होते, तो इसीलिए हमें चाइना को देने पड़ने। तो देंगे हम, चाइना ठीक है, बिल्कुल बनता उनका, तो पर साਡਾ बजट कौन बना रहे हैं? मेरा फिर वही सवाल सर साहब, औरंगजेब साहब। अच्छा अब ठीक, अब ठीक है।
सर 6-7 अरब डॉलर की डिमांड कर रहे हैं आप अगले, कोई वो तो बात अभी नहीं। लेना है आपने। वो हमने कौन सा देना है? लेना ही है ना, लेने दे, क्या फर्क पड़ता है? फिर नारा लगाना है आज गौरी साढ़े को नहीं है। नहीं, हमने कौन सा, हम देखें हमने कहाँ से देना है? हमने देना है गरीब आवाम से, हमने देना है सनतकारों से निकाल के, ताकि वो भी किससे निकाल के? वो जो सनतें हैं ना, जिनकी जो सनतकार हैं, उनसे भी निकालने हैं पैसे, ताकि वो मजदूर पे भी असर पड़े ना यार। दोनों चीज़ों में अगर एक सनत बंद हो जाएगी तो गरीब कौन होगा, तंग कौन होगा? मजदूर तंग होगा ना। वो ये हाँ, हमने नहीं लेने अगर पैसे तो उनसे नहीं लेने जो हमारे अपने हैं, जिनके बड़े बड़े बहुत प्यारे हैं प्यारे लोग हैं, मासूम हैं। मुझे आज तक देखे, मैंने उस दिन पूछा शेख साहब, अगले प्रोग्राम में कभी आए फिर पूछना है, शेख साहब बताएं, अब तो हमें बता दें वो कौन से कर्जा लेने वाले लोग थे जिन्होंने कर्जा भी वापस नहीं किया, जिनके नाम भी सामने नहीं आ रहे, जिनका कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। देखिए कोई चीज़ तो सामने आनी चाहिए ना यासिर साहब, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारे मुल्क के अंदर क्या होगा, कब होगा, कौन करेगा। बदकिस्मती से हम उस स्टेज पर खड़े हैं जिस स्टेज के ऊपर सिर्फ हम पैसे ले रहे हैं। हम इस मुल्क के अंदर पैदावार के लिए, इस मुल्क के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए, इस मुल्क के अंदर अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि हमें मांगने की बजाय हम देने वाले बन जाए, हम किसी को देने वाले बन जाए। लेकिन कशकोल तोड़ दिया हमने, चोली भरा दी है, लोयर छपाई जाओ। सबसे पहले पाकिस्तान है। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर अरकान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, बातचीत हुई, वफ्द आया, और अभी बातचीत ये भी है कि आज भी कोई राबते हुए हैं, तो क्या कोई जो है चीज़ें तय पा गई हैं, मामला तय पा गए हैं, सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बन रहे हैं जो अपोजिशन का? तो मामला तय नहीं पाए, कल राब्ते हुए थे, आज के राब्तों का मुझे इल्म नहीं है। कल मैं मौजूद था जो मीटिंग हुई थी, जिसमें असद कैसर साहब थे और अपोजिशन लीडर साहब थे और साहब थे, तो उसमें तो मैं मौजूद था। मगर आज का मुझे नहीं पता कि आज कोई डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। मगर ऐसा है कि हम कोई पहले भी हम हमारी तरफ से कोई सख्त बयान जो है वो नहीं दिए जा रहे कम से कम PTI की तरफ, और बावजूद इसके कि PTI के दोस्तों ने जो है हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी थी, मगर इसके बावजूद हमने नज़रअंदाज किया था। अब वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो है वो मामला तो चल रहा है दोनों पार्टीज के दरमियान या उस इत्तेहाद के दरमियान और JUI के दरमियान, और स्टिल इसमें अब टाइम लगेगा। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, एक चीज़ तो साबित होगी कि मौलाना साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत है कि वो जब चाहें जिस तरह चाहें लीड कर सकते हैं, और ये आपके बड़े सियासी मुखालिफ भी अब आपके पास आ गए हैं। अगर ये इत्तेहाद, ये मामला तय हो जाते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? अगर ये TOR सारी चीज़ें तय हो जाती हैं तो आपको क्या नज़र आता है कि फिर कितनी देर का वक्त होगा हुकूमत के पास? देखिए, फर्ज करें कि आज तय हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि अगले 2-2.5 महीने गवर्नमेंट गुजार पाए, और अगर इसमें बातें तय होने में टाइम लगे तो फिर शायद जो है ना वो फिर मामला अगस्त सितंबर की तरफ चले जाए। तो इतनी देर के अंदर सड़कों की सियासत जो है वो दवाम तक पहुंच जाएगी? देखिए, कम से कम जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम अपने वर्कर को किसी भी टाइम पे एक कॉल पे मोबिलाइज कर सकते हैं। ये हमें अपने लोगों पे जो है ना वो पूरा यकीन है। बाकी पार्टीज जो है वो अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं, वो अपना बताएंगे कि वो किस वक्त जो है ना वो अपना मैच्योर कर सकते हैं सारे मामला को। मगर जो है मेरा ख्याल है कि इससे पहले जो है सड़कों पे आने से पहले स्टिल जो है ना वो थोड़ा सा अभी और टाइम चाहिए। एक तो ये गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी ज़्यादा हो गई है, और गर्मी के साथ साथ जो है वो पहले आपने सिविल सोसाइटी को जो है वो मोबिलाइज करना है, उनको बताना है कि आपके साथ क्या हुआ है या क्या हो रहा है या क्या मुसलसल हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना वो उसके लिए कुछ टाइम जो है वो मेरा ख्याल है दरकार होगा। और फिर वक्त तो मेरा ख्याल है कि जो मामला चलेंगे हम अपने तौर पे कोशिश करेंगे, हम अपने तौर पे जल्द से जुलूस करेंगे, और सिविल सोसाइटी को भी जो है ना उनको भी अवेयरनेस के हवाले से लेके चलेंगे साथ।
तो पीटीआई और बाकी जो इत्तेहाद है 6 जमातों का, ये भी अपने तौर पे चलेगा। कहाँ पे मिलके इकट्ठे होते हैं ये टाइम शायद सेटल नहीं हुआ। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सेंटर भी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मई का महीना गुजरने वाला है, जून शुरू होने वाला है। हमें तो कहीं दूर दूर तक कोई बजट के असरात नज़र नहीं आ रहे, कोई मीटिंगें नज़र नहीं आ रही। होता था कि सेमिनार होते थे, बजट पे राय ली जाती थी, कोई चीज़ें होती थी। या भाई यासर मुझसे बार बार बहस कर रहा है, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि बजट कौन बना रहा है, ये कहता IMF। मैं कहा यार नहीं, हमारे वज़ीर ख़जाना है, हमारी हुकूमत है, तो आपके नज़रिए में बजट कौन बना रहा हो, ये बजट की चहल पहल क्यों नहीं है? देखिए, अभी तक तो कमेटीज नहीं बना सकी ये पार्लियामान जिस से आप बजट की तवक्को कर रहे हैं। क्या कौमी असम्बली में कमेटियां बन गई हैं? क्या सेनेट में कमेटियां बन गई हैं? आप तो अब तक सेनेट को मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। आपका तो वो एक सूबा जो है वो बगैर किसी नुमाइंदगी के सेनेट में, वफाक की नुमाइंदगी उस सूबे में होती है, तो आपका तो सेनेट मुकम्मल नहीं है। तो फिर ये सारे मामला किस तरह से चलेंगे? ये सारा आप IMF कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वो निजामुद्दीन साहब जो है ना वो सारे मामला चला रहे हैं। कामरान साहब, ये मामलात उन्हीं के हाथ में कब तक रहेंगे? यही तो असल मसला है इस मुल्क में कि वो अपने इख्तियारात जो है वो जो उनके पास जो डिफेक्टो है उसको सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वो डिफेक्टो वाला निजामुद्दीन, तो उस वक्त तक मामला सीधे नहीं होंगे। ये इंतजाम के तहत इलेक्शन जो है ना वो कभी किसको दे दो, कभी किसको दे दो, वहाँ फलाना सूबा फलाने को दे दो, फलानी सीट फलाने को दे दो, ये मामला। अच्छा कामरान साहब, एक बात बताइए, हुकूमत में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात कर रहे हैं कि मिल बैठ के बात तय कर लेनी चाहिए, सियासी कुव्वतों को बैठना चाहिए। हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं, अब वो ये अलग बात है कि वो कहा जाए कि वो नवाज शरीफ साहब के ग्रुप के हैं या शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में उन लोगों के साथ बैठ के भी बातचीत हो सकती है? उनके साथ बात हो सकती है, सिर्फ एक बात वो कंसीड कर जाए, एक बात वो कर लें, वो कहें कि इलेक्शन या दुरुस्त हुआ है या इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, आओ ऐसा मिल के ऑडिट करवा लेते हैं। ऑडिट के नतीजे में इलेक्शन नहीं हुआ, दोबारा नए इलेक्शन बिल्कुल इस तरह से कानून के दायरे में आ जाएंगे, दस्तूर के दायरे में आ जाएंगे। तो इस बात पे अगर वो कोई बात करना चाहते हैं हमारे पे, हम जाके उनसे बात करेंगे। मगर अगर इस पे नहीं करना तो फिर इस मुल्क ने अगर इस तरह से करना है तो फिर लंगड़ाता हुआ खुदा न खासा चलेगा, फिर दुरुस्त तरह से नहीं चलेगा। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके नूर आलम खान साहब ने 2 करारदादें जमा कराई हैं। एक कराई है अदलिया के हवाले से कि जनाब किसी भी जज या किसी भी अदलिया के अमले को जो दोहरी शहरियत है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी तौहीन अदालत के हवाले से अरकान असम्बली जो है इस पर कानून के हवाले से, तो क्या ये आपकी पॉलिसी है, उनकी ज़ाती राय है? मुझे तो बज़ाहिर उनकी ज़ाती राय लग रही है, क्योंकि अगर कोई लीगल साइड पे कोई काम होता है, लेजिस्लेशन के साइड पे कोई काम होता है, तो मेरी नज़र से कम से कम जरूर गुजरता है। तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि बाद में नहीं लिया गया, तो जब मुझे नहीं लिया गया, ये उनका हक है कि वो ज़ाती तौर पे कोई भी लेजिस्लेशन जो है वो कर सकते हैं, जैसे ये मेरा हक है। लेकिन कामरान साहब, कभी कभार ना ऐसे मौकों के ऊपर सिर्फ पैगाम देना होता है। आप ये देखें कि वो लाइन जो है वो पॉलिसी लाइन हुकूमत की और हुकूमत के इत्तेहादियों की इस वक्त दिखाई देती है, और ऐसे में आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत कर रहे हैं और आपका बंदा उठ के वो ऐसा बिल पेश कर दे, तो वो एक पैगाम बादी नजर में दिखाई देता है किसी और का। देखिए ना, बाकी पैगाम भी तो किसी और के है ना, जैसे के खिलाफ जो आजकल मुहिम शुरू हुई है, वो भी पैगाम तो किसी और के हैं। जब तक फैसले जो है ना वो मंशा के मुताबिक आते रहे तो और वो आपस में बहन पाई, और जब फैसला कोई जो है ना खिलाफ आना शुरू हो जाए तो वो बहन भाई का रिश्ता जो है ना वो तोड़ देते हैं, एक दूसरे को जो है ना वो कहते हैं कि तो वो पैगाम भी किसी और के हैं। लेकिन हुकूमत के साथ अगर बैठ के बातचीत होगी तो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर के ऑडिट इसका करवा लिया जाए और उसके बाद
ये फैसला हो कि इलेक्शन सही हुआ था या नहीं हुआ था, फिर बातचीत हो सकती है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम से मुझे और आना से इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।